जैसे शायद जमील साहब, जो इस वक्त की पोजीशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो आपने भी उसकी देख लिया, उस सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जाएगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या रंग लाता है। लेकिन ये जो बयान राना साहब का था, इससे तो एक बहस ये छिड़ जाती है कि क्या दोनों सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, हुकूमत ये चाहती है कि वो उन बेंचेस का हिस्सा ही ना हो। क्या ये मुमकिन है कि इस ख्वाहिश का इजहार किया जाए कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा ना हो, दोनों सीनियरिटी में सबसे ऊपर है? मेरा ख्याल है आपने इससे पहले खुद ही कमेंट कर दिया है और बड़ा अप्रोप्रिएट कमेंट है। मैं इसमें ऐड करूंगा लीगल पर्सपेक्टिव से कि आप अगर किसी जज को डाउट करते हैं तो दैट इज़ इन इट सेल्फ अ कंटेम्प्ट। तो आप का ये कहना कि ये कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, इनको इसमें बैठना नहीं चाहिए, तो आपके ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल केस सिर्फ वही होंगे जिसमें आइंदा और हमेशा के लिए आपकी गवर्नमेंट तो 4 साल बाद चली जाएगी, कि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द कंट्री हो सके। और अगर आप ऐसी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं तो आप अपने उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो आप पे एलिगेशन है कि आपने ये प्री मोटिवेटेड लेजिस्लेशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की है, और 25 को एक डेडलाइन बना के आपने जो हैप हैज़र्ड अमेंडमेंट्स किए हैं जो अब आपको खुद नहीं समझ आ रही कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा पॉलिटिशियंस को मोहतात होना चाहिए। जब ये जुडिशरी की बात आती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप उनको उनके रोल को डिस्कस कर, इवन आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी। जैसे शायद जमील साहब, जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के साथ जो कुछ किया जा रहा है, ये बहुत ही एक नॉन सीरियस अप्रोच है कि वो जैसे बंदे का रोज़ एक ही चीज़ खाने को दिल नहीं करता, इनका रोज़ एक जज की शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता, हर रोज़ एक नया कानून बना देते हैं। तो ये तरीकाकार क्या मुनासिब है? कानून और आइन के साथ ये कुछ ही करना चाहिए। मैं इसके लिए नदीम साहब ऑलरेडी वर्ड यूज़ करता रहूँ कि ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रही है। वो एक तरफ से आग बुझाते हैं तो दूसरी तरफ से निकल आती है और इनको ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने कौन सी लेजिस्लेशन से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। पहले मैं रांझा साहब की इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि एक हाइप क्रिएट कर दी गई है, एक पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया गया कि हाँ पार्लियामेंट जो है वो कोई भी लेजिस्लेशन कर सकती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में और सब कॉन्टिनेंट की जो पार्लियामेंट्स हैं जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की खुद से क्रिएशन होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उनको लेजिस्लेशन की पावर देता है विद इन द कंटूर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये ट्राइकॉटमी में बेसिक स्ट्रक्चर है। आप कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते जिससे आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डिस्टर्ब करें। ये मैं सिर्फ लीगल बात नहीं कर रहा हूँ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ट्राइकॉटमी जो कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, बेसिक डेमोक्रेसीज़ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस क्रिएट करते हैं। सो ये कहना कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और ये कहना कि हमने जजेस के हाथ से ताकत लेके तो 20 करोड़ आवाम को दे दी है, प्लीज़ लोगों को उस ठीक बात बताएं, उनकी सही एजुकेशन करें। आप हर चीज़ को सियासी ना बनाएं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप जुडिशरी के रोल को पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं कर सकते। आपने इसको मजाक बना दिया है, आप हर जजेस का नाम लेके उनको डिस्कस कर रहे हैं और आप ऐसी ऐसी लेजिस्लेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो नदीम साहब आपने क्वेश्चन पूछा है, ये मैं तो इसकी कॉम्पिटेंस, मेरे ये कन्विक्टेड क्या कहते हैं कन्विक्शन है कि द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द पावर टू रेगुलेट प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर ये आप करेंगे तो फिर तो आप उनको कहेंगे कि जी आप 11 बजे की बजाय 12 बजे चाय पियेंगे, 5 बजे से पहले कोई जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल नहीं सकता, सुबह 7 बजे आपको आके बैठना पड़ेगा। दे कैन नॉट रेगुलेट courts, the legislature cannot. Legislature yes can confer the jurisdiction, वो आपको jurisdiction देता है, पार देता है। once that is given फिर आपका रोल ख़त्म हो जाता है, फिर उन्होंने खुद अपने आप को रेगुलेट करना है। जैसे शायद जमील साहब, जो आइनी तरमीम है उसकी एक अपनी सैंक्टिटी है,
उसको बंदों को अगर डिफेक्ट करा के पास कराई जाए तो मेरा तो ख्याल है कि उसकी जो लीगैलिटी है वैसी फौत हो जाती है। ये तो एक ओनरशिप होती है ना कि लोगों ने अपनी फ्री विल से वोट किया, तो किसी ने डर के किया या पैसों से वोट भेज दिया, दोनों सूरत में उसकी लीगैलिटी जो है क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो क्या तरीका का दुनिया में क्या है इसके ऊपर? सर इसमें ये जो वर्ड है लोटा और फ्लोर क्रॉसिंग, ये तो हमारे तो मुल्क में मेरा ख्याल है इस पे पीएचडी हो सकती है अब, जब से ये काम शुरू हो रहा है और ये कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जो मैंडेट होता है, और हमारा मैंने पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह विच शैल बी एक्साइड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव। अब जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव है, वंस ही इज चूजन, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का उसको डेलीगेट हो जाती पार के वो उसको कैसे यूज़ करता है। मैं 63A की पहले वाली जजमेंट के वो बिल्कुल डिफेंड नहीं करता, मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स के वो अगेंस्ट थी। लेकिन जिस तरीके से उसको अब जिस मौके पे और जिस तरीके से जजमेंट दी गई है, ये सारे उसके रिपरकशंस हैं। मेरा ख्याल है कि इसको जो उसके अंदर डिफेक्शन है कि अगर वो पार्टी लाइन से अलावा देता है तो वो डिफेक्ट करने पे डी सीट हो जाएगा। डी सीट होने का मतलब है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाएगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूंसी वाले उसको री इलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उसके डिसीजन को उन्होंने अफर्म कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो इलेक्शन की शफाफियत भी क्वेश्चनेबल है कि वो वाकई विल ऑफ द पीपल किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी की रिफ्लेक्ट भी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और बदकिस्मती की बात ये है कि जो जमातें आज रूलिंग पार्टी है वो भी इसका शिकार रही हैं। जब वो हुकूमत में आते हैं तो उसको एज अ टूल यूज़ करते हैं, जब वो हुकूमत से बाहर ऑपोजिशन में बैठते हैं तो इसी चीज़ का वावेला मचाते हैं। तो हमें एज ए नेशन कुछ सीखने की ज़रूरत है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कानून के मुताबिक और फैसलों के मुताबिक हो, कोई हमारा मॉरल करेक्टर भी होना चाहिए जो हमें अपने रहनुमाओं में नज़र आना चाहिए। तो शाहिद जमील साहब, जो जजेस की तादाद है उसके ऊपर भी आप राय देना चाहेंगे कि 22 या 25 सुप्रीम कोर्ट में अगर की जाती है तो आपके ख्याल में दुरुस्त है? 59,000 पेंडिंग केसेस में कर देनी चाहिए 22 या 25? नदीम साहब, मैं समझता हूँ कि तादाद बढ़ाने से नहीं होगा इसका कोई तदारुक। एक तो जो फाइलिंग है, ये एक इतना बड़ा इशू है जिसको कोई भी माजरत के साथ, हमारे चौधरी इफ्तिखार साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया था, वहाँ से लेके जितने भी चीफ जस्टिस बने हैं आज तक, उन्होंने याहिया साहब से मैं अच्छे की एक्सपेक्ट करता हूँ, किसी ने भी इस इशू को एड्रेस नहीं किया कि रेडिकली हमने लिटिगेशन को कैसे एड्रेस करना है। पूरी दुनिया में जो उसका तरीका है वो फाइलिंग को कंट्रोल किया जाता है, उसके प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स होते हैं, और जो गलत केस फाइल करता है उस पे इतने डैमेजेस पड़ते हैं कि लोगों के घर बिक जाते हैं। इसलिए लोग अदालत में आने से डरते हैं गलत क्लेम लेके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो जजेस की तादाद में आप इजाफा करते जाएंगे तो वो रेलेवेंट तो नहीं है। वो दूध वाली मिसाल है कि जितने मर्जी उसके ऊपर चेक्स लगाते जाएंगे वो दूध और पतला होता जाएगा। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन की बात कोई करते हैं तो इन सब को बैठ के देखना चाहिए। मैं तो अपनी हाई कोर्ट में ये कहता था कि ये जो आईसीए इंट्रा कोर्ट अपील है इसको आप 100% कर दें कि हर फैसला सिंगल बेंच का जो है वो यहाँ पे ये अपील होगी। तो आप हर केस को सुप्रीम कोर्ट जो लेके जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान से, सिंध से लोग उठ के इस्लामाबाद आएंगे, तो आप उसी हाई कोर्ट में एक एपलेट बेंच बना दें, वो दूसरे जज बैठ के उसको दोबारा से सुन लें। सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस आने चाहिए जिनकी कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस है और जिन डिसीजन की इम्प्लीकेशन जो है वो पूरे मुल्क पे होगी। अब किसी की प्रॉपर्टी का, दो बंदों की प्रॉपर्टी का मसला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तादाद बढ़ा देंगे तो पीछे केसेस जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो ये इसका हल नहीं है। इसका हल है कि ये सीरियसली सारे बैठें सर जोड़ के। इसमें मैं जुडिशरी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कहता हूँ, और वो लेजिस्लेचर को बताए कि इसका ये हल है, इसको इस तरीके से हल किया जाए। तो ये तादाद बढ़ाना जो है ये तदारुक नहीं है। और माजरत के साथ ये बैरिस्टर उमैर साहब से भी इस पे राय लूंगा। बैरिस्टर साहब, ये मेरे ख्याल में कुछ हुकूमत अपनी चॉइस बढ़ा रही है।
चॉइस बढ़ा रही है कि वो सही है। ज़्यादा जजेस होंगे तो उनमें से बेंच बनाने के लिए चॉइस बेहतर हो जाएगी। ये बात आपकी ठीक है, ये एक सियासी नुक्ता नज़र मेरे ख्याल में यही है जो आपने आखिर में कहा कि उनको चॉइस ज़्यादा चाहिए पॉलिटिकल बेंचेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए। जस्टिस शाहिद साहब, जो याहिया अफरीदी साहब का राइज़ है टू द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और अब दो सीनियर मोस्ट जजेस जो दोनों की बहुत अच्छी रिप्यूट है, जस्टिस मंसूर के मतलब तो मैंने सारों से ही अच्छे अल्फाज सुने, याहिया साहब के मतलब भी किसी ने कोई इख्तलाफी कलमात नहीं कहे, तो क्या तवक्को रखी जाए कि जो उम्मीदें इफ्तिखार चौधरी से जोड़ी गई थी वो शायद ये लोग बैठें, कुछ ऐसा इनिशिएटिव लें, अदलिया के अंदर रिफॉर्म करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं पूरे सिस्टम? मेरे ख्याल में इस वक्त जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जिनको मैं जानता हूं और जिनके साथ मैंने काम किया है, इनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है। जस्टिस याहिया साहब ने थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को इस तरह कैरी किया है कि वो बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं हुए और उन्होंने अपनी ओपिनियन जो है उसको किसी सर्कमस्टांसेस से इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया। ये सारे प्रोफेशनल हैं और ये कर सकते हैं, लेकिन नदीम साहब सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आप उसका माहौल तो पैदा करें। जब आप जजेस के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म और इस किस्म के माहौल में रहेंगे तो वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, मीडिया में डिफेंड करेंगे, पॉलिटिशियन से डिफेंड करेंगे कि लॉ रिफॉर्म्स की तरफ बैठेंगे और वो सोचेंगे। यही हाल हमारी हुकूमतों का होता है। हुकूमत अभी 2-2.5 साल की नहीं होती तो उसके जाने की और ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं, तो वो सारी की सारी उनकी एफर्ट अपने आप को बचाने में लग जाती है, इंस्टेड के आप एक सर्टन पीरियड दें। याहिया साहब आए हैं, आज आपने उनको 3 साल दें तो वो 3 साल में प्लान करेंगे कि मैंने किन किन इश्यूज को एड्रेस करना है। आज का इकदाम उनका जो है फुल कोर्ट बुलाना, दैट इज़ दी ओनली फोरम जहाँ पे बैठ के आप एक प्लान चेकआउट करें, आप एक अपना लाया अमल बनाएं कि आपने किन किन इशू को किस तरह एड्रेस करना है। तो मेरा ख्याल है अगर ये हमारी लेजिस्लेचर और हमारे सियासतदान और हमारा मीडिया ख़ास तौर पे उनको थोड़ी गुंजाइश दे और थोड़ा सा उनको मेंटल पीस दे ताकि वो अपने काम के मुतल्लिक भी उस पर गौर कर सकें कि जुडिशरी के फंक्शन को और डिस्पोजल को और उसके मेयार को कैसे बुलंद किया जा सकता है। बिल्कुल सही हो। मैं सब क्लोजिंग रिमार्क्स लेने हैं। आप लोगों ने एहतजाज का भी जिक्र किया, आज एहतजाजी सियासत की तरफ जाएंगे, आपका जो इजलास चल रहा था, कब से एहतजाज शुरू करने हैं और किस वजह से करने हैं? अच्छा देखें, पार्लिमानी पार्टी में बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और उन्होंने अपनी कुछ रिजेंटमेंट भी शो की कि हमें लूप में नहीं लिया जाता और एहतजाज की कॉल पहले अनाउंस कर दी जाती है, बाद में हमें पता चलता है। बुनियादी तौर पे देखें, आपके ड्राइविंग इंजन्स तो आपके MNAs MPAs हैं, उन्होंने ही कैरी करना है। तो इसमें यही इसी बात पे सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद थे, तो यही डिसाइड हुआ। तो अब पार्टी बैठेगी, डिलिबरेट करेगी, कोई हाफ हार्टेड अटैम्प्ट नहीं होगी, जो भी होगी प्रॉपर उसे वर्कआउट किया जाएगा और जो किया जाएगा आइन के दायरा कार में कानून के मुताबिक रह के चीज़ों को प्लान आउट करके किया जाएगा। कुछ लोगों ने डी चौक की कॉल देना शुरू कर दी थी, तो राजा साहब ने उस पर ट्वीट की थी कि मैं अपने 250-300 लोगों को अंदर नहीं करवाऊंगा, पहले इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या फ़ायदा मंद है, फिर एहतजाज का सोचेंगे, तो फिर वो तरीकाकार होगा। और नहीं देखें, लेकिन एहतजाज की कॉल देगा कौन? ये किसी को ऑथोराइज किया गया कि कौन डिसाइड करेगा? देखें, फोरम्स हैं डिफरेंट, जैसे पार्लिमानी पार्टी अपनी रिकमेंडेशन देगी, कोर में जाएंगे, कोर में डिस्कस होंगे और फिर अल्टीमेट अप्रूवल खान साहब से लेके उसको फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया। उमैर नियाज़ी साहब, मोहसिन साहब और जस्टिस शाहिद जमील साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।